करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए जो सवाल आते हैं वो ये है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द कॉइल्स। यहाँ पर आपको कॉइल बच्चों दिखा रखी है, एक मैग्नेट है, पास आ रही है, ये सवाल अभी हम कवर कर ही चुके हैं, ठीक है। इसके बाद तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये जो बेसिकली 4 पार्ट्स हैं, तो ये जो मैंने टिक मार्क किए हैं आप इसको खुद से सोल्व कीजिए। जस्ट ये ऊपर वाले दोनों पार्ट अभी अभी हमने कवर किए। तो इसमें अगर हम देखें तो साउथ पोल जो है इस मैग्नेट के राइट फेस की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो साउथ को पास आने से रोकने के लिए जो मैग्नेट का जो राइट फेस है वो साउथ पोल ही बन जाएगा, साउथ पोल इंड्यूस हो जाएगा। तो इस साउथ को देखते हुए हम इसका डायरेक्शन, करंट इंड्यूस का डायरेक्शन बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो यहां पर जो ये करंट का डायरेक्शन आ रहा है यह है क्लॉकवाइज, ठीक है। सेम अगर पार्ट में अगर मैग्नेट को दूर लेकर जाते हैं, साउथ पोल दूर जा रहा है, तो साउथ पोल दूर जा रहा है तो ये मैग्नेट, ये जो कॉइल है इस मैग्नेट को दूर जाने से रोकेगी, ये जो लूप है इस मैग्नेट के दूर जाने से इसको रोकेगा, क्योंकि दूर जाने से इस कॉइल में फ्लक्स चेंज होता है। और लेंज लॉ साफ कहता है कि फ्लक्स में चेंज का जो रीजन है उसका अपोज करना है। तो यहां पर ये साउथ दूर जाने से रुके, उसके लिए ये जो फेस है, ये फेस कैसा फेस बन जाएगा बच्चों? नॉर्थ फेस। इस नॉर्थ फेस के हिसाब से आप इसमें करंट बना सकते हैं। इंड्यूस करंट का जो डायरेक्शन आ गया वो आ गया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये आपका सवाल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से आपको 4 पार्ट्स दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको यहां पर एक लूप दिखा रखा है, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड एंड फील्ड इज इंक्रीजिंग। ये जो ऊपर एरो का जो साइन है बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ बढ़ रहा है और फील्ड की डायरेक्शन कहां है? इनवर्ड्स। अब क्योंकि एरो सिर्फ यह जो क्रॉस है ये सिर्फ एक जगह लगा है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इस पॉइंट पर ही मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इन द होल एरिया जहां पर भी ये लूप प्रेजेंट है, इसके कंप्लीट क्रॉस सेक्शन, कंप्लीट एरिया में से फील्ड पास हो रहा है और वो इंक्रीज हो रहा है। तो चलिए इसको हम कैसे डील करेंगे देखते हैं। समझिए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है और ये फील्ड समय के साथ इंक्रीज हो रहा है, तो लूप क्या करना चाहेगा? लूप चाहेगा लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इस मैग्नेटिक फील्ड में इंक्रीमेंट ना हो, और वो इंक्रीज होने से रोकने के लिए क्या करेगा? एक करंट इंड्यूस करेगा, और जो इंड्यूस करंट है उस इंड्यूस करंट की वजह से बनने वाला जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने का क्या करेगा? ये मेन मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने का क्या करेगा? अपोज करेगा। तो यहां पर क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड्स है, ये हमने लगाया है, ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है और ये बढ़ रहा है, तो ये लूप जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेगा वो किधर करना चाहिए बच्चों? वो करना चाहिए आउटवर्ड्स। अब सवाल ये आता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड किसने इंड्यूस किया? अच्छा, पहली बात है बाहर क्यों इंड्यूस किया? बाहर इसलिए इंड्यूस किया क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो हमने अप्लाई किया था वो इनवर्ड अप्लाई किया और वो बढ़ रहा है। तो अगर ये लूप बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर दे तो ये अंदर बढ़ते हुए फील्ड का क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है, तो ये बढ़ते हुए फील्ड का क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। तो ये फील्ड, इंड्यूस फील्ड कौन बनाने वाला है? ये फील्ड बनाया किसने? ये फील्ड बनाया है इस लूप में इंड्यूस हुए करंट ने। तो हमें इस बार फील्ड का आइडिया है, फील्ड की नॉलेज है, इस लूप का जो बनने वाला फील्ड है वो आउटवर्ड्स है। तो आप बेसिक ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आपने पढ़ा है कि किसी भी लूप का जो मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर पर यूजिंग राइट हैंड थंब रूल निकालते हैं, जिसमें आपकी सर्कुलेशन ऑफ फिंगर जो है वो करंट को बताती है, सर्कुलेशन ऑफ फिंगर करंट को बताती है और थंब आपका मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर बताता है। यहां पर हमें फील्ड की नॉलेज पहले से है कि इंड्यूस फील्ड जो है वो आउटवर्ड्स है। तो ये फील्ड बना किस करंट की वजह से होगा? ये फील्ड बना होगा, सर्कुलेशन ऑफ फिंगर देखिए कैसे आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ है ये एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, कर रहे करंट से इंड्यूस हुआ है। तो इतनी सारे झंझट और बातें हटाकर हमें साफ साफ सीधा सीधा क्या करना है कि इंड्यूस फील्ड बनाना है और उस इंड्यूस फील्ड के अकॉर्डिंग इंड्यूस करंट बना देना है। क्लियर? इसके बाद इसी तरह का सेकंड केस है, इसमें भी फील्ड इनवर्स है, लेकिन यहां पर फील्ड एरो लगा रखा है नीचे, यानी फील्ड समय के साथ क्या हो रहा है? घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अगर ये फील्ड इनवर्ड है और ये डिक्रीज हो रहा है तो लेंज लॉ क्या कहता है? फील्ड घट रहा है तो घटने दो, नहीं, फील्ड घट रहा है तो उसको घटने से रोको, फ्लक्स घट रहा है तो घटने से रोको और बढ़ रहा है तो बढ़ने से रोको। तो फ्लक्स यानी फील्ड अगर घट रहा है, किस तरफ घट रहा है? इनवर्ड्स। इनवर्ड अगर फील्ड डिक्रीज हो रहा है तो इस केस में इंड्यूस फील्ड किधर होना चाहिए? आप सोचिए, अगर इंड्यूस फील्ड आउटवर्ड हो गया तो ये तो उसको और घटा देगा, तो इस वजह से यहां पर इंड्यूस फील्ड क्या होना चाहिए? इन द सेम डायरेक्शन। तो दिमाग में एक बात फिट कर लो, अगर इंड्यूस फील्ड, अगर फील्ड
इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस फील्ड किधर होगा, अपोजिट। और अगर फील्ड डिक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस फील्ड किधर होगा, सेम डायरेक्शन में। और इस इंड्यूस फील्ड के हिसाब से आपका थंब इनवर्ट्स होगा, कर्ल द फिंगर आपकी कर्ल हो रही है क्लॉकवाइज। तो इस केस में आपकी जो इंड्यूस करंट होगा वो क्लॉकवाइज होगा। आपका क्लॉकवाइज करंट है वही इंड्यूस फील्ड किधर बनाएगा, इनवर्ट्स, और इस मेन फील्ड को घटने से रोकेगा। सेम इसी तरह के बच्चों ये दो पार्ट्स हैं, इसको भी आप कवर करें। दोनों के लिए मैं आपको आंसर बना देता हूं। यहां पर फील्ड आउटवर्ड्स है और ये बढ़ रहा है समय के साथ, तो इंड्यूस किधर होगा, इनवर्ड्स। इंड्यूस होगा इनवर्ड, तो इनवर्ड के हिसाब से जो करंट बनेगा वो बनेगा क्लॉकवाइज। नेक्स्ट पार्ट में फील्ड आउटवर्ड्स है और ये फील्ड समय के साथ डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होने का अपोज करेंगे, इंड्यूस फील्ड किधर बनेगा, इंड्यूस फील्ड बनेगा इनवर्ड्स। इनवर्ड के हिसाब से सर्कुलेशन ऑफ फिंगर आ जाएगा, वो आ जाएगा क्लॉकवाइज। तो ये चारों पार्ट्स मैंने कर दिए, आप इसको करिए, खुद से करिए। और इसी तरह के आगे और क्वेश्चंस आ रहे हैं, चलिए देखते हैं। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द कॉइल्स। यहां पर कॉइल सर्कुलर लूप्स हैं। यहां पर फर्स्ट पार्ट में देखिए, फर्स्ट पार्ट में इसको बच्चों अटेम्प्ट आप खुद से करिए पोज करके। चलिए, तो फर्स्ट पार्ट में आप देख रहे हैं कि लूप है, इसके पास रखा हुआ है, वायर में करंट फ्लो हो रहा है। करंट की वैल्यू में ऐसा कोई यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन से हमको दिख रहा है कि ना तो करंट इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, ना ही लूप का मूवमेंट है। तो साफ सी बात है, इस करंट की वजह से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड होगा तो इनवर्ट्स, वायर का फील्ड होगा इनवर्ट्स। लेकिन क्या ये फील्ड समय के साथ चेंज कर रहा है, नहीं। चेंज तब होता अगर इसमें करंट चेंज होता, क्योंकि वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो म्यू नॉट आई बाई 2πr यानी आई पर डिपेंड करता है। तो करंट जब तक चेंज नहीं होगा तो ये फील्ड भी चेंज नहीं होगा, और ना ही ये लूप दूर जा रहा है। अगर ये लूप दूर जा रहा होता या पास आ रहा होता तो इसमें से पास होने वाला फील्ड कम ज्यादा हो सकता था। दूर जाएगा तो इसमें से गुजरने वाला जो फील्ड है वो घट रहा होगा। क्यों? क्योंकि वायर का फील्ड डिस्टेंस के साथ साथ कम होता जाता है। तो यहां पर इस केस में दिस फील्ड इज कांस्टेंट, ये फील्ड समय के साथ चेंज नहीं हो रहा। इससे बनने वाला जो फ्लक्स होगा, इस लूप को मिलने वाला फ्लक्स जो होगा वो भी कांस्टेंट। और अगर कांस्टेंट तो इसमें क्या कोई ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्या इसमें कोई करंट इंड्यूस होगा, बिल्कुल नहीं। तो इस केस में जीरो इंडक्शन होगा, कोई इंडक्शन नहीं होगा। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में आप साफ देख रहे हैं कि लूप जो है वो दूर जा रहा है। अब पहले हम देखें लूप के दूर जाने से क्या इसमें से पास होने वाला फ्लक्स चेंज हो रहा है क्या। तो पहले ये देखिए कि फ्लक्स दे कौन रहा है, फील्ड दे कौन रहा है, फील्ड दे रही है ये वायर। इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा अच्छे से जानते हैं हम, यूजिंग राइट हैंड पाम रूल। अंगूठा करंट की तरफ, उंगलियां टुवर्ड्स द पॉइंट, पॉइंट किधर है, राइट, पाम किधर जा रही है, इनवर्ट्स। तो इस लूप, इस तार की वजह से बनने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है इनवर्ट्स। मैंने मार्क जरूर ऊपर किया, लेकिन ये पूरा का पूरा फील्ड इस लूप में से पास हो रहा है। अगर ये लूप दूर जा रहा है तो इससे पास होने वाला जो फील्ड है वो समय के साथ साथ क्या होगा, इसमें से गुजरने वाला फील्ड क्या होगा, घटता जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना लूप दूर होगा उतना ही उस तार का फील्ड कम होगा। तो यहां पर क्योंकि फील्ड लूप में से पास होने वाला फील्ड घट रहा है, तो लूप क्या करेगा, लूप एक करंट इंड्यूस करेगा। इसमें से पास होने वाला फ्लक्स चेंज हो रहा है, कमी हो रही है, तो एक करंट इंड्यूस होगा। लेकिन वो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो इंड्यूस फील्ड के हिसाब से होगी। और इंड्यूस फील्ड ये लूप किधर बनाएगा, ये लूप इंड्यूस फील्ड बनाएगा इन द सेम डायरेक्शन। अभी पिछले सवाल में हम करके आए हैं, अगर फील्ड घटता है तो घटने का अपोज कैसे किया जाता है, सेम डायरेक्शन में इंड्यूस करके। फील्ड अगर सेम डायरेक्शन में इंड्यूस हुआ, इनवर्ड इंड्यूस हुआ, तो उसके हिसाब से करंट कैसा आया, उसके हिसाब से करंट आ गया क्लॉकवाइज। तो इस तरह से आपका जो लूप है इसमें क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस होगा जब ये दूर जा रहा है। अगले पार्ट में लूप पास आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है इस तरह के सवाल में अब आपका आंसर तो क्लियर है। पास, दूर जाने से अगर करंट क्लॉकवाइज है तो पास आने से एंटी क्लॉकवाइज होने वाला है। ठीक है, अगर बाकी चीजें सेम है, करंट का डायरेक्शन सेम रहना चाहिए तार में, है ना। तो इस केस में चलो करके देखेंगे। फिर भी इस तार का जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों वो किधर है, वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ट्स है। यूजिंग राइट हैंड पाम रूल फाइंड कर सकते हैं, राइट हैंड पाम रूल से फाइंड कर लिया। अब क्योंकि लूप पास आ रहा है, पास आने से इस लूप में से गुजरने वाला फील्ड जो है वो बढ़ता जाएगा लगातार। जितना तार के पास आएगा उसमें ज्यादा फील्ड पास होगा, ज्यादा फील्ड पास होगा, यानी ये इंक्रीज हो रहा है। यहां पर ये डिक्रीज हो रहा था। इंक्रीज होने का अपोज कैसे किया जाता है, इंक्रीज होने का अपोज कैसे किया जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में
इंड्यूस करके, सॉरी इसको मैं हटा देता हूं एक रोज को, हाँ, इंक्रीज होने का अपोज कैसे किया जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस करके। तो यहां पर इंड्यूस फील्ड किधर आएगा, आउटवर्ड्स, और आउटवर्ड्स के हिसाब से जो सर्कुलेशन ऑफ फिंगर आएगा वो कैसा आ रहा है, वो आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? तो मैं थोड़ा फास्टली इस दोनों पार्ट्स को कवर किया है। ऐसे ही अगले दो पार्ट्स को आप देखिए। इस पार्ट में लूप ना तो दूर जा रहा है ना पास आ रहा है, लेकिन वायर में फ्लो होने वाला करंट क्या हो रहा है समय के साथ, इंक्रीज। इंक्रीज करंट का जो बनने वाला जो फील्ड होगा, फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, यूजिंग राइट हैंड पाम रूल, इनवर्ड्स ही होगा। ये फील्ड क्या होगा, इंक्रीज, फील्ड इंक्रीज होगा। तो इससे बनने वाला जो इंड्यूस फील्ड होना चाहिए वो किधर होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। लूप जो फील्ड इंड्यूस करेगा वो किधर करेगा, आउटवर्ड्स, और आउटवर्ड फील्ड की वजह से करंट जो इंड्यूस होगा वो कैसा बन रहा है, वो कैसा बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? इसी तरह से लास्ट पार्ट, इस तार में करंट फ्लो हो रहा है लेकिन करंट समय के साथ डिक्रीज हो रहा है, करंट डिक्रीज हो रहा है, वायर की वजह से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड वही है। क्यों? क्योंकि सभी पार्ट्स में जो करंट है वायर का वो सेम ही डायरेक्शन में। इस वायर का जो करंट है उसका फील्ड आएगा इनवर्ड्स, लेकिन ये फील्ड समय के साथ डिक्रीज हो रहा है क्योंकि करंट डिक्रीज हो रहा है। और डिक्रीज होते हुए फील्ड का ये लूप कैसे अपोज करेगा, सेम डायरेक्शन में फील्ड को इंड्यूस करके। तो इंड्यूस फील्ड किधर आएगा, इनवर्ड्स, और इनवर्ड्स के हिसाब से जो सर्कुलेशन ऑफ फिंगर आएगा वो आएगा क्लॉकवाइज। तो बच्चों इस तरह से आपको ये सवाल कर लेना है, मात्र 4-4, 5-5 सेकंड में आप ये सवाल कर सकते हो। चलिए इसके बाद ये पार्ट कवर हो जाने के बाद में हो गया। नेक्स्ट जो है अगला सवाल देखिए, आपको एक सर्कुलर लूप दिया है, एक कांस्टेंट करंट कैरिंग वायर इसके पास रखा है। बताइए इस लूप में क्या कोई करंट इंड्यूस होना चाहिए, होगा तो किस तरफ होगा, खुद सोचिए पॉज करके। चलो देखते हैं। तो इस लूप में से गुजरने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तार की वजह से बनेगा और वो होगा किधर, आउटवर्ड्स। कैसे पता चलता है मुझे, राइट हैंड पाम रूल की प्रैक्टिस की हुई है अच्छे से तो आपको भी पता चलेगा। फील्ड आउटवर्ड्स है, क्या ये फील्ड समय के साथ इंक्रीज है डिक्रीज हो रहा है, नहीं, क्योंकि करंट कांस्टेंट है, इस लूप की दूरी कांस्टेंट है। तो बताइए इस लूप का जो पास होने वाला जो फील्ड है वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। और ये फील्ड कांस्टेंट रहेगा तो क्या कोई इंडक्शन होना चाहिए, नहीं। ये और पिछले पार्ट में ये वाला फर्स्ट पार्ट सेम ही है, यहाँ स्क्वायर लूप है और इस वाले में सर्कुलर लूप है, कोई फर्क थोड़ा ना है। चलिए ये एक पार्ट हो गया। नेक्स्ट एक पार्ट देखते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ। अच्छा 1 इलेक्ट्रॉन, इसका अगला क्वेश्चन है, इसमें भी n इलेक्ट्रॉन दे रखा है। अच्छा मतलब ये और ये सवाल तो सेम ही हो गया। ये जो क्वेश्चन है ये AIPMT 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए सवाल को आप पढ़ लेते हैं। पूरा सवाल में आपको लिख रखा है कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन, एक अकेला इलेक्ट्रॉन बहुत दूर से इस लूप के पास आ रहा है, लूप इस एक्सिस के अलोंग, XY एक्सिस के अलोंग ये जो है मूव कर रहा है और पास से होकर गुजर रहा है। द ABCD इज अ कोइल एडजेसेंट टू द पाथ इलेक्ट्रॉन। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट इफ एनी इंड्यूस इन द कोइल। तो पूछ रहा है अगर कोई इस लूप में करंट इंड्यूस हो तो वो किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। तो चलिए इस सवाल को बच्चों पॉइंट टू पॉइंट करते हैं अपन, जरा समझना, ठीक है। तो यहां पर क्योंकि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल चार्ज पार्टिकल, हम जानते हैं बेसिक से कि कोई भी चार्ज अगर मूव करता है तो उसके मूवमेंट से आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। हमें उस मैग्नेटिक फील्ड को लिखने के लिए जो है अगर हम करंट लिख पाए तो बहुत आसानी से फील्ड भी सोच सकते, तो हम उसी जरिए से समझेंगे। ये इलेक्ट्रॉन बहुत दूर से राइट डायरेक्शन में मूवमेंट है, इसका एक्स से वाई की ओर जा रहा है, ठीक है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन मान लो बहुत दूर है, ये कभी दूर भी रहा होगा, तो जब ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट राइट डायरेक्शन में है तो मैं पूछता हूं इस इलेक्ट्रॉन की वजह से बनने वाला करंट किधर होगा। इस इलेक्ट्रॉन की वजह से बनने वाला करंट होगा बच्चों इसके अपोजिट। ये हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के, नेगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट में करंट बनता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से करंट बना है। अच्छा अब दूसरा सवाल ये है कि जब ये इलेक्ट्रॉन दूर है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। अब ऊपर मैग्नेटिक फील्ड देखना है इस XY लाइन के ऊपर, तो हम करंट की तरफ करेंगे अंगूठा और उंगलियां करेंगे ऊपर। तो आपका पाम किधर जा रहा है, इनवर्ट्स जा रहा है, इनवर्ट्स। तो मैं यहां पर इसको दो पार्ट्स में कर रहा हूं। पहला पार्ट तो बच्चों ये है कि जब ये इलेक्ट्रॉन बहुत दूर से चला आ रहा है और कहां तक आ रहा है,
सी, अप टू सी पॉइंट तक जब इलेक्ट्रॉन आएगा तब तक वो पास आ रहा है, और जितना पास आता जाएगा इस लूप का जो मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी इस इलेक्ट्रॉन की वजह से बनने वाला बीई जो फील्ड है वो किधर है, इनवर्स है, और वो क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। ये बात पहले क्लियर करो, समझ आई क्या? क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर है तो इसकी वजह से जो लूप, इस सर्कुलर लूप में जो फील्ड पास होगा वो कम होगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे इस इलेक्ट्रॉन की वजह से बनने वाला फील्ड, इस लूप में से पास होने वाला फील्ड भी बढ़ता जाएगा। फील्ड की डायरेक्शन कैसे बनाई, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट करंट लिया, उस करंट से फील्ड बनाया। तो ये बात क्लियर हो गई। अब क्योंकि फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो इस लूप में फील्ड इंक्रीज हो रहा है, तो लूप में इंड्यूस फील्ड का डायरेक्शन कैसे आएगा, आउटवर्ड्स। और आउटवर्ड के हिसाब से आप फिंगर को घुमाओ, थंब आपका आउटवर्ड्स, फिंगर का सर्कुलेशन कैसा आएगा, फिंगर का सर्कुलेशन आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ये बात समझ आई? अगर इंड्यूस फील्ड आउटवर्ड है तो उसके हिसाब से करंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये कब तो होगा, ये होगा जब तक कि इलेक्ट्रॉन सी तक पहुंच रहा है। क्यों? क्योंकि सी तक पहुंचने में इलेक्ट्रॉन नजदीक आ रहा है, और वैसे जैसे नजदीक आएगा वैसे वैसे फील्ड बढ़ेगा। और जैसे ही सी को क्रॉस करेगा, तो सी को क्रॉस करने के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, अब इलेक्ट्रॉन अब कहां जा रहा है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अभी भी राइट है, इलेक्ट्रॉन की वजह से बनने वाला करंट अभी भी लेफ्ट है, लेकिन अब ये दूर जा रहा है। क्योंकि ये दूर जा रहा है तो इसकी वजह से जो फील्ड बनेगा, यहां पर लिखूंगा आफ्टर सी पॉइंट को क्रॉस करते ही इसकी वजह से जो फील्ड बनेगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से जो फील्ड बनेगा इनवर्ड ही होगा, लेकिन वो क्या होगा, कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है। ठीक है, तो एक सिंगल चार्ज पार्टिकल के केस में ये बदलाव होते हैं। और इस केस में अगर फील्ड इनवर्ड है और वो डिक्रीज हो रहा है, तो फिर इस लूप के कारण जो इंड्यूस फील्ड बनने वाला है वो भी किधर बनेगा, सेम। घटने का अपोज कैसे किया जाता है, सेम डायरेक्शन में फील्ड इंड्यूस करके। और फील्ड अगर इनवर्ड है तो थंब इनवर्ड करो और उससे बनने वाला इंड्यूस करंट बना दो, इंड्यूस करंट आ जाएगा, इंड्यूस करंट आ जाएगा कैसा आ रहा है, क्लॉकवाइज। तो ये बच्चों आपको खुद समझना पड़ेगा। अगर आपका थंब इनवर्ड है तो आपकी सर्कुलेशन ऑफ फिंगर कैसी दिख रही है आपको, क्लॉकवाइज। तो इस तरह से आप ये देख रहे हैं कि एज द इलेक्ट्रॉन passes by point C, direction of induced current is reversed। यही तो हो रहा है यहां देखिए। तो आप देखिए इससे मिलता जुलता आपको एक फोर्थ ऑप्शन दिख रहा होगा कि the current will reverse its direction as the electron goes past the coil। जैसे कोइल को पास करेगा वैसे जो इंड्यूस करंट है उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो एक अच्छा सवाल है, समझने वाला है। हमने डायरेक्शंस तक बता दिया। यहां पर इलेक्ट्रॉन की जगह बच्चों एक पॉजिटिव पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन भी हो सकता था, तो उस केस में यहां पर आंसर्स रिवर्स आते। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बच्चों सारे वो अच्छे सवाल हैं जो जिनमें बच्चों को जनरली दिक्कत आया करती है, तो आप इसको देख सकते हैं। हमको एक क्वेश्चन दे रखा है, फिर से एक स्क्वायर लूप बनाया, और ये क्या है, दो पैरेलल प्लेट्स, पैरेलल लाइंस जो हैं ये डिनोट करती हैं कैपेसिटर को। कैपेसिटर जुड़ा है, इसमें पूछा कि विच प्लेट विल बी पॉजिटिव इफ दिस फील्ड इज इंक्रीजिंग विद टाइम। तो हम जानते हैं अगर इस लूप में से पास होने वाला फील्ड समय के साथ इंक्रीज कर रहा है, तो उस केस में ये लूप में एक करंट इंड्यूस होने वाला, और अगर इस लूप में करंट इंड्यूस होगा तो करंट से कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज। कैपेसिटर अगर चार्ज होगा तो हमें बस वही बताना है कौन सी प्लेट प्लस और कौन सी माइनस। चलिए हमारे बेसिक से समझते हैं। लूप में जो फील्ड पास हो रहा है वो इनवर्ड है। ये सारा क्रॉस का मतलब क्या है, फील्ड हमने कहां अप्लाई किया, इनवर्ड, और ये फील्ड समय के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज। ऐसा सवाल में दिया है, वो तो देना ही पड़ेगा। फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो हम कहेंगे ये लूप जो है, ये लूप इंड्यूस फील्ड किधर प्रोड्यूस करेगा, ये इंड्यूस करेगा जिससे कि ये फील्ड बढ़े नहीं। तो ये फील्ड इनवर्ड फील्ड के बढ़ने को रोकने के लिए इंड्यूस फील्ड किधर बनाएगा, इंड्यूस फील्ड बनाएगा आउटवर्ड्स। ये लेंज लॉ है। और इंड्यूस फील्ड आउटवर्ड्स होगा तो उसके हिसाब से करंट बना दो, इस लूप में करंट बना दो। अभी कितनी बार बनाया अपन ने, करंट बन गया। करंट कैसा आया, इंड्यूस करंट कैसा आया, इंड्यूस करंट आया एंटी क्लॉकवाइज। चलो, लेकिन हमें तो चार्ज पूछा है, तो अब आते हैं मुद्दे पे। इस लूप में करंट फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो बच्चों करंट कौन फ्लो कराता है वायर में,
इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इस लूप में अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो हो रहे होंगे, कोई बता सकता है क्या? यस, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे इसमें क्लॉकवाइज, होंगे कि नहीं होंगे बता दो। और इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज फ्लो होंगे तो कौन सी प्लेट आई सामने? इलेक्ट्रॉन्स के सामने कौन सी प्लेट आई? पी। इसका मतलब ये सारे जो इलेक्ट्रॉन है जाकर कहां एक्यूमुलेट होंगे? पी पर। पी पर चार्ज कैसा आ जाएगा? नेगेटिव। और पी पर नेगेटिव आएगा तो स्वाभाविक सी बात है क्यू पर कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो यहां पर हमें पूछा था पॉजिटिव चार्ज किस प्लेट पर आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज किस प्लेट पर आएगा? क्यू। तो बच्चों इस सवाल को ध्यान देना, कुछ बच्चों को बड़ी ये इस सवाल में कंफ्यूजन रहता है कि सर करंट तो बन गया, इंड्यूस करंट तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है, करंट यूं फ्लो हुआ तो इस हिसाब से तो P जो है वो प्लस होना चाहिए क्योंकि प्लस से करंट निकलता है और माइनस को जाता है, ऐसा हमें बताया गया है। तो बच्चों वो तब होता अगर ये करंट कैपेसिटर की वजह से फ्लो हो रहा है। अगर एक कैपेसिटर सर्किट में करंट फ्लो करा रहा है तो ये बात ट्रू है कि P प्लस है और Q माइनस। लेकिन क्या ये इंड्यूस करंट कैपेसिटर फ्लो करवा रहा है? क्या ये करंट कैपेसिटर ने फ्लो कराया? बिल्कुल नहीं। ये करंट प्रोड्यूस हुआ है, सॉरी ये करंट इंड्यूस हुआ है ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस करंट के हिसाब से जो पोलैरिटीज बनेंगी वो यही बनेंगी। बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको पूछा गया इफ द मैग्नेट इज ड्रॉप्ड थ्रू अ सर्कुलर लूप। ये एक सर्कुलर लूप है। इस सर्कुलर लूप को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। इस सर्कुलर लूप को आपने एक फ्लोर पर रखा हुआ, ऑन फ्लोर, और फ्लोर पर रख करके इसकी एक्सिस के अलोंग आपने एक मैग्नेट को रिलीज किया, मैग्नेट इसकी तरफ आएगी। सवाल में पूछा गया है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस मैग्नेट। और आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है एक्सेलरेशन ऑफ द मैग्नेट इज इक्वल्स टू जी। दूसरा ऑप्शन है एक्सेलरेशन ऑफ द मैग्नेट इज ग्रेटर देन जी। तीसरा है एक्सेलरेशन शुड बी लेस देन जी। और चौथा है एक्सेलरेशन शुड बी जीरो। तो तीन पार्ट्स हैं, कैसे करेंगे देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में बात करते हैं, मैग्नेट को रिलीज करेंगे। पहला चलो ये सवाल है कि कोई भी फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो होता है, फ्री फॉलिंग का मतलब है कि उसमें एयर ड्रैग भी जो है कंसीडर नहीं किया, कुछ भी नहीं। मैंने पेन को यहां से रिलीज किया, सब तरह के जो है रेजिस्टेंस खत्म हो जाए तो ये पेन कितने एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगा? तो आंसर इज जी। जी से कोई भी चीज नीचे गिरती है, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट जी से गिरता है। तो इस मैग्नेट को अगर हम रिलीज करें तो क्या जी से नहीं करनी चाहिए? तो अगर फ्री फॉलिंग है तब तो जी आएगा। लेकिन क्योंकि इस केस में इसका सामने इंतजार कौन कर रही है? कोई। और जब ये मैग्नेट इसकी एक्सिस पर चलेगी तो इस मैग्नेट की वजह से बनने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इस लूप में से पास हो रही, पास आएगी तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस थ्रू दिस लूप विल इंक्रीज, फ्लक्स थ्रू दिस लूप विल इंक्रीज, चेंज इन द फ्लक्स विल बी डन बाय दिस मैग्नेट। इस मैग्नेट का वजह से जो फ्लक्स होगा इस लूप का वो चेंज हो रहा है। लूप क्या करेगा? उस फ्लक्स में चेंज का अपोज करेगा। हमें इतना नहीं सोचना, हमें सिर्फ ये देखना है मैग्नेट पास आएगी तो ये लूप उसके पास आने का अपोज करेगा, करना चाहिए। तो ये मैग्नेट जब इसके पास आएगी तो पास आने से रोकने के लिए कौन सा फेस बन जाएगी? साउथ फेस बन जाएगी और इसको पास आने से रोकेगी। ऊपर एक मैग्नेटिक रिपल्शन लगने वाला है कि नहीं? नीचे कौन? धरती माँ mg से खींच रही है कि नहीं? किस पर लगने वाला क्या नेट फोर्स हम फाइंड कर सकते हैं? क्योंकि नेट एक्सेलरेशन निकालना है तो नेट फोर्स तो निकालना ही पड़ेगा। नेट फोर्स कितना आएगा? नीचे mg ऊपर fm, नेट फोर्स इज mg माइनस fm। बोलो सही है गलत है? ठीक है, नेट फोर्स mg माइनस fm। तो नेट एक्सेलरेशन क्या आएगा? नेट फोर्स बाय नेट मास। मान लो इस मैग्नेट का मास m है तो इस केस में जो एक्सेलरेशन आ जाएगा इसमें m का डिवीजन करेंगे तो g माइनस fm बाय m। ये एक्सप्रेशन आपको बता रहा है कि एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन ऑफ द मैग्नेट विल बी ग्रेटर देन g या लेस देन g। अब तो दिख गया होगा g में से कुछ माइनस हो रहा है। फर्स्ट पार्ट का आंसर आने वाला है a लेस देन g। क्लियर है बच्चों? ये हो गया
इसी के बाद अब सेकंड पार्ट है, इसमें हमने क्या कर रखा है, ऑन द रूफ, रूफ में, छत पे मैंने इस कोयल को चिपका दिया और उसकी एक्सिस पर रखकर इस मैग्नेट को रिलीज कर दिया। इस केस में भी यही को सवाल पूछा है, व्हाट इज द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द मैग्नेट। तो इस सवाल में आप देखिए, मैग्नेट जब गिराई जाएगी तो इससे दूर जाएगी, दूर जाएगी तो ये कोयल इसको फिर से दूर जाने देगी क्या? नहीं, क्योंकि दूर जाने से इसका फ्लक्स चेंज होता है, दूर जाने से रोकेगी तो फिर से वही बात, ऊपर लगेगा अट्रैक्टिंग फोर्स, लेकिन नीचे कौन बुला रहा है, धरती मां, mg। नेट फोर्स अगर बात करें तो इस केस में भी नेट फोर्स क्या आएगा, mg माइनस fm, नेट फोर्स, और नेट एक्सेलरेशन आएगा g माइनस fm बाय m। इस सवाल का आंसर भी क्या आने वाला है, लेस देन g, एक्सेलरेशन जो होगा वो g से कम आएगा। सेम आंसर। अगले पार्ट पे आ रहे, थर्ड पार्ट में देखिए, थर्ड पार्ट में क्या फर्क है, फर्स्ट और थर्ड में क्या फर्क है, थोड़ा सा फर्क है। अगर आप ध्यान से देखें तो नीचे वाला जो लूप आपको लूप शो कर रखा है, दिस इज ब्रोकन लूप, टूटा हुआ है, कंप्लीट नहीं है। फैराडे लॉ में साफ साफ मेंशन था कि लूप में से ईएमएफ तो इंड्यूस होगा, लेकिन करंट तब इंड्यूस होगा जब लूप क्या हो, कंप्लीट। तो क्या इस केस में मैग्नेट जरूर पास आएगी, फ्लक्स जरूर चेंज होगा, ईएमएफ जरूर इंड्यूस होगा, लेकिन करंट क्या इंड्यूस होगा, नहीं। करंट इंड्यूस होने के लिए लूप का कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब इस लूप में कोई भी करंट इंड्यूस नहीं हो, और जब तक करंट इंड्यूस नहीं होगा तो क्या ये लूप में कोई पोल इंड्यूस होगा, और जब तक पोल इंड्यूस नहीं होगा तो क्या कोई एफएम बनेगा, नहीं, कोई भी रिपल्शन नहीं आएगा। ईएमएफ जरूर इंड्यूस होगा लेकिन वो पोल नहीं बनाता, पोल नहीं बनाएगा तो मैग्नेटिक रिपल्शन नहीं आएगा। इस मैग्नेट पर केवल और केवल नेट फोर्स mg ही लगेगा। इस केस में नेट फोर्स सिर्फ mg ही लगेगा, इस केस में नेट एक्सेलरेशन केवल g ही आएगा। तो इसमें और पहले पार्ट में क्या अंतर है वो आप देख लीजिए। पहले पार्ट में लूप कंप्लीट था, तीसरे पार्ट में लूप क्लोज नहीं है, इनकम्प्लीट है, ब्रोकन है। इस केस में एक्सेलरेशन g आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये पार्ट था जो आपके बुक्स में जनरल सा एक सवाल है, अच्छा सवाल है, आपको आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में फिर से आपको ये 3 केसेस दिखा रखे हैं। इस सवाल के लिए बच्चों एक सजेशन है, आपको दिखने में ऐसे लग रहे होंगे यहाँ 2 लूप हैं, पर दरअसल देखा जाए तो एक ही लूप है। फिर भी हम अगर 2 लूप मानकर इस सवाल को डील भी करें तो हमें बस ये ध्यान रखना है, हमें उस लूप के हिसाब से करंट इंड्यूस करना है जो लूप साइज में बड़ा है। कारण क्योंकि बड़े लूप में से फ्लक्स भी ज्यादा होगा, बड़े लूप में फ्लक्स ज्यादा होगा तो उसमें फ्लक्स में चेंज भी ज्यादा होगा। तो ईएमएफ किस लूप का ज्यादा होगा, बड़े का या छोटे का? आंसर इज बड़े का। तो बड़े के हिसाब से आप करंट इंड्यूस करें और उसी को फॉलो करें छोटे वाले। जैसे पहले सवाल में आपको सवाल में एक बात पहले लिख रखी है कि जो फील्ड है वो इनवर्ड है और वो समय के साथ इंक्रीज कर रहा है, और फील्ड अगर इंक्रीज कर रहा है तो ये लूप जो इंड्यूस करेगा वो किधर करेगा, आउटवर्ड्स, क्योंकि इनवर्ड्स है वो बढ़ रहा है, इंड्यूस होगा आउटवर्ड्स, अपोजिट। और इंड्यूस के हिसाब से सर्कुलेशन ऑफ फिंगर देखें तो वो किधर आ रहा है, वो आ रहा है एंटी क्लॉक। तो बड़े वाले लूप में मैंने एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कराया, लेकिन इसी के हिसाब से छोटे वाले को कंटिन्यू कर दूंगा। ऐसा नहीं कि बड़े वाले में भी एंटी क्लॉकवाइज और अंदर छोटे वाले में भी एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बड़े वाले में एंटी क्लॉकवाइज तो अंदर घूम करके फिर वो क्लॉक हो जाने वाला, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो छोटा है। डोमिनेट कौन करेगा, बड़े वाला। ठीक है, ऐसे ही दूसरे पार्ट में देखें, फील्ड इंक्रीज कर रहा है समय के साथ, इंड्यूस किधर होगा, आउटवर्ड। इंड्यूस आउटवर्ड होगा तो उसके हिसाब से करंट कैसा इंड्यूस होगा, एंटी क्लॉकवाइज। बड़े वाले लूप में एंटी क्लॉकवाइज, और उसी को फॉलो कर दो छोटे वाले लूप में, छोटे वाले में क्लॉक हो गया। तो हमें देखना बड़े वाले को है। ये सही इसमें देख सकते हैं, फील्ड इंक्रीज कर रहा है, इंड्यूस फील्ड किधर आएगा, इंड्यूस फील्ड आएगा आउटवर्ड। उसके हिसाब से जो डायरेक्शन ऑफ करंट आएगी वो आएगी एंटी क्लॉकवाइज, और इसी को छोटे वाले में फॉलो कर। तो ये सारे सवाल बच्चों डायरेक्शन निकालने के जो कि लेंज लॉ पर बेस्ड है।
चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट अपना पार्ट, जिसमें हम फॉर्मुलेशन की बात करते हैं। जो पहला आपको एक छोटा सा पॉइंट बीच में शायद रह गया हो, लेंज लॉ जो है, लेंज लॉ बताता है कि किसी भी कोइल में चेंज हो रहे फ्लक्स में अपोजिशन जो है वो कोइल करती है। तो ये जो अपोजिशन करती है, इस चीज को मैथमेटिकली हम कैसे शो करते हैं फॉर्मूला में। फेराडे ने फॉर्मूला दिया था E बराबर डी फाई बाई डी टी या E प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी, ये फेराडे ने दिया। लेकिन यहां पर जो माइनस साइन लगाया, ये माइनस साइन बताता है उस कोइल के द्वारा किए हुए अपोजिशन को। तो E का बराबर, E का वैल्यू, EMF का वैल्यू होगा माइनस डी फाई बाई डी। दिस इज द कंप्लीट फॉर्मूला जो हमें याद रखना है, इंड्यूस्ड EMF। फिर उससे बात करें हम कोइल, जिस कोइल में करंट फ्लो हो रहा है। अब मान लो एक कोइल है, ठीक है, इस कोइल में पास होने वाला फ्लक्स समय के साथ बदल रहा है, तो इस कोइल में एक करंट इंड्यूस होगा। और करंट इंड्यूस होगा तो आप बात करें, इस कोइल में कई चीजें लगी है। मान लो एक गैल्वेनोमीटर लगा है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा है, इस कोइल का भी कुछ रेजिस्टेंस है। तो इस कोइल में जो करंट फ्लो होगा, उस करंट को इस सभी रास्ते में से, गैल्वेनोमीटर में से, इस आर में से, सब में से होकर गुजरना है। तो मुझे करंट का वैल्यू लिखना है, तो करंट क्या होता है, V बाय R, ओम्स लॉ से V। यहां V कौन है, यहां वोल्टेज कौन है हमारा, E तो वोल्टेज है, EMF इंड्यूस वोल्टेज, उसको R से डिवाइड करें। बस मुद्दा ये बताना है मेरा कि यहां पर R जो है वो क्या है, R है इस करंट के रास्ते में आने वाले सभी के सभी रेजिस्टेंस। तो मैं यहां मेंशन करूंगा R टोटल। अब R टोटल मतलब यहां पर टोटल में कौन कौन आ सकता है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आ सकता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ सकता है, और कोइल का खुद का रेजिस्टेंस भी आ सकता है। जो आपको सवाल में दियो सभी आप यूज करें, डिवाइड कर दें। इसके बाद हम बात करते हैं चार्ज की। देखिए किसी भी लूप में करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है तो डेफिनेटली चार्ज फ्लो हो रहा है, इसीलिए करंट बन रहा है। चार्ज का वैल्यू हम जानते हैं, करंट का एक बेसिक फॉर्मूला होता है I इज डी क्यू बाय डी टी। यहां से I को अगर टाइम के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा, फ्लो हुआ चार्ज। I का फॉर्मूला हमारे सामने लिखा हुआ है, dt से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सप्रेशन बनेगा माइनस डी फाई बाय आर। सो फ्लो हुआ चार्ज का फॉर्मूला बनता है माइनस डी फाई बाय आर। और अगर फॉर लार्ज चेंजेस की बात करें, इसी फॉर्मूला को हम माइनस डेल्टा फाई बाय आर भी लिख सकते हैं। अगर फ्लक्स में चेंजेस लार्ज टाइम इंटरवल में हुए हैं, ठीक है, तो माइनस डेल्टा फाई बाय आर भी यूज किया जा सकता है। इस एक्सप्रेशन को आप याद रखें, ठीक है। डेल्टा फाई में भी थोड़ा मेंशन कर दूं, डेल्टा फाई डिनोट्स फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल, ठीक है बच्चों। तो फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल, बाहर जो माइनस साइन है एज इट इज चलता जा रहा है। तीनों फॉर्मूलाज, ये तो हो गए तीनों फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं इन तीनों फॉर्मूला में ईएमएफ, करंट और इन चार्ज की क्या नेचर है, किस पर ये डिपेंड करते हैं, किस पर नहीं। तो सबसे पहले हम बात करें ईएमएफ की। जो कोइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूला में कहीं पर भी उस कोइल की नेचर से रिलेटेड कोई भी बात नहीं लिखी, यानी उस कोइल का रेजिस्टेंस नहीं लिखा, ठीक है। तो यहां पर E इज प्रोपोर्शनल टू R टू दी पावर 0। यहां पर R क्या है, यहां पर R है रेजिस्टेंस ऑफ कोइल, ठीक है। तो वो कोइल की नेचर पर ईएमएफ डिपेंड नहीं करता। कोइल चाहे किसी भी मटेरियल की बनी हो, चाहे वो कॉपर की हो, चाहे एल्यूमिनियम की हो, चाहे वो प्लास्टिक की ही क्यों ना हो, चाहे वो लकड़ी की ही क्यों ना हो, बस जरूरी है उसमें सब में अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स माने डी फाई बाय डी टी अगर सेम है तो आर, तो सब में ईएमएफ भी क्या होगा, सेम इंड्यूस होगा। तो आर पर, कोइल की नेचर पर ईएमएफ डिपेंड नहीं करता, नोट भी कर सकते हो। लेकिन लगने वाले समय पर डिपेंड करता है। आपको शुरू से बताता आ रहा हूं कि आप फ्लक्स में अगर जल्दी से चेंज करेंगे, ये मैं हाथ इस तरह से को चला रहा हूं क्योंकि एक बेसिक एग्जांपल हमारे दिमाग में रहता है कि कोई भी लूप में फ्लक्स में चेंज कैसे कर सकते हैं। बड़ा आसान तरीका क्या है, उस लूप की एक्सिस पर मैग्नेट रखकर उसको चलाओ। अगर वो मैग्नेट तेजी से चलाते हैं तो फ्लक्स में तेज जो चेंज होगा वो जल्दी से आप कर रहे हैं। तो जितना जल्दी से आप फ्लक्स में चेंज करोगे, जितना जल्दी से आप फ्लक्स में चेंज करोगे, यानी समय उतना ही कम लग रहा है, उतना ही आपका ईएमएफ क्या होगा, ज्यादा इंड्यूस होगा। मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता, लगने वाले समय पर डिपेंड करता है।
बात करें करंट की, तो करंट जैसा हमने देखा, करंट जो है रास्ता देखकर फ्लो करता है, करंट जो है वो रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो डेफिनेटली करंट उस रास्ते में, उस कॉइल में ज्यादा फ्लो करेगा जिस कॉइल का रेजिस्टेंस कम हो। ठीक है, तो करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, इस पर डिपेंड करता है, समय पर भी डिपेंड करता है। लास्ट बात कर रहे हैं चार्ज की, तो फ्लो हुआ चार्ज के फॉर्मूला में आर भी आ रहा है, फ्लक्स में चेंज तो आ ही रहा है, तो आर पर तो डिपेंड करता है जैसे करंट कर रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि किस चार्ज के एक्सप्रेशन में, चार्ज किस एक्सप्रेशन में d∅/r टाइम नहीं आ रहा। इसका मतलब यह हुआ कि जो फ्लो होने वाला चार्ज है इस कॉइल में, वो फ्लक्स चेंज में लगे समय पर डिपेंड नहीं करता। फ्लक्स में चेंज, इस मैग्नेट को मैं यहां से उठाकर यहां ले आया तो कुछ फ्लक्स में चेंज हुआ, कुछ एक्स अमाउंट फ्लक्स में चेंज आया। लेकिन अगर इस मैग्नेट को मैं बहुत धीरे धीरे लेकर आ रहा हूं या बहुत तेजी से लेकर आ रहा हूं, इस चीज पर फ्लो होने वाला चार्ज डिपेंड नहीं करेगा। कौन डिपेंड करेगा? ईएमएफ करेगा, करंट करेगा, लेकिन फ्लो होने वाला चार्ज उतना ही रहेगा जितना आप चाहे धीरे लेकर आओ चाहे तेजी से लेकर आओ। यानी फ्लक्स में चेंज अगर जल्दी कर दें या धीरे धीरे कर दें, फ्लो होने वाला चार्ज जो है लगने वाले समय पर डिपेंड नहीं करता। इस बात को ध्यान रखें, यहां पर मैं नोट भी करूंगा इसको, बिकॉज मैं जानता हूं ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्लोइंग चार्ज, फ्लोइंग चार्ज does not depends on time of changing flux। ठीक है, तो मैंने इन शॉर्ट इसको लिख दिया है कि फ्लक्स में चेंज होने में लगे हुए समय पर, फ्लक्स चेंज में हुए लगे समय पर जो है चार्ज डिपेंड नहीं करता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, इस पर बेस्ड आपको सवाल जरूर मिलता है बुक में। चलिए, ये सारे पार्ट हो गए, फॉर्मुलेशन हो गए, इस पर बेस्ड अपन सवाल देखते हैं। जैसे पहला तो यही लिखा हुआ है, टू कॉइल्स ऑफ द सेम साइज, साइज सेम है एंड द सेम रेट ऑफ फ्लक्स चेंज, यानी d∅dt क्या है वो सेम है। देन कंपेयर द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट। दो कॉइल हैं, एक कॉपर की बनी है, एक सिल्वर की बनी है, तो स्वाभाविक सी बात है अगर दोनों में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स सेम है, इसका मतलब E तो क्या आने वाला है, सेम। ईएमएफ डिपेंड नहीं करता कि कॉइल का मटेरियल कैसा है, लेकिन करंट करता है, डेफिनेटली करता है। करंट रेजिस्टेंस के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। अब रेजिस्टेंस की नॉलेज क्या हमको है, बड़ा बेसिक सा एग्जांपल है, कॉपर और सिल्वर में कॉपर का रेजिस्टेंस सिल्वर से ज्यादा होता है, सिल्वर का रेजिस्टेंस कम होता है। सिल्वर एक बहुत अच्छा कंडक्टर माना जाता है, तो यहां पर कॉपर में करंट, अगर कॉपर का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो कॉपर में करंट क्या होगा, सिल्वर से कम होना चाहिए। तो ये आपका साधारण सा सवाल है, कुछ भी इसमें नहीं करना। चलिए, इसके बाद एक छोटा सा रिलेशन बना लेते हैं, फिर इसके सवाल करते हैं। तो रिलेशन विद वेलोसिटी, जो इंड्यूस ईएमएफ है, ये हम कह रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर डिपेंड करता है। मैं बार बार एक एग्जांपल दे रहा हूं कि जो मैग्नेट है वो लूप की एक्सिस पर अगर हम तेजी से चलाते हैं तो ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होता है, और धीरे धीरे चलाते हैं तो कम ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो उसी की बात को हम यहाँ पर थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक मैग्नेट है और ये कॉइल है, एक लूप है, ठीक है। अब इसमें आपको मैं सिंपल सा एग्जांपल पूछता हूं। मान लो ये मैग्नेट और कॉइल दोनों चल रहे हैं, सेम ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, और मान लो ये दोनों अगर सेम स्पीड से चल रहे हैं, कॉइल आगे 10 की स्पीड से भाग रही है, मैग्नेट पीछे 10 की स्पीड से आ रही है। आप सोचिए, क्या इस कॉइल में कोई भी ईएमएफ इंड्यूस होना चाहिए? होना चाहिए, तो क्यों? तो आंसर ये है कि जब दोनों चीजें अगर सेम ही डायरेक्शन में सेम ही स्पीड से चल रही हैं, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, क्या उसमें कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। डिस्टेंस चेंज नहीं होगी तो क्या इस कॉइल में से गुजरने वाले फ्लक्स में चेंज आएगा? नहीं आएगा। तो क्या इसमें कोई इंडक्शन होना चाहिए? नहीं। तो मुद्दा यह है कि यहां पर दोनों के बीच की डिस्टेंस, यानी दोनों की रिलेटिव मोशन पर जो है ईएमएफ डिपेंड करता है। अब मान लो आगे वाला, हमने सेम वाला तो एक समझने के लिए लिया, आगे वाली मैग्नेट V1 से, आगे वाली कॉइल V1 से और पीछे मैग्नेट जो है V2 से आ रही,
V1 एग्जांपल ले ले, मान लो जो कोइल है वो 50 की स्पीड से भाग रही है और मैग्नेट पीछे जो है 100 की स्पीड से आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नेट रिलेटिव 50 की स्पीड से नजदीक आ रही है किसके, कोइल के, तो कुछ ईएमएफ होना चाहिए, तो इस हिसाब से यहां पर ईएमएफ आएगा। अब मैं फॉर्मूला बना देता हूं, फॉर्मूला क्या है देखिए, ई का एक्सप्रेशन आपने पढ़ा है माइनस डी फाई बाई डी टी, ठीक है, और मान लो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस dt टाइम में, मान लो dt टाइम में dx डिस्टेंस जो है ये इनके बीच का चेंज हो रहा है, मैं dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, साफ सी बात है। और आप देखिए ये जो dx बाई dt है, अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस dt टाइम में dx चेंज हो रही है तो dx बाई dt क्या हो गई, इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी हो गई क्या नहीं हुई। तो यहां पर dx बाई dt जो है इसको हम क्या यूज कर सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी इन दिस केस विल बी v1 माइनस v2। क्यों, क्योंकि जब दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चलते हैं v1 और v2 से, तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी लिखी जाती है v1 माइनस v2 या v2 माइनस v1, और साथ में क्या लिखा हुआ है d फाई बाई dx, ठीक है। तो यहां पर जो इंड्यूस ईएमएफ है वो वेलोसिटी के साथ हमको एक्सप्रेशन बनाकर दे रहा है, वो एक्सप्रेशन क्या है कि E इज प्रोपोर्शनल टू v1 माइनस v2। अगर d फाई बाई dx सेम रहे, जो कि थोड़ी सी डिस्टेंस के लिए सेम ही रहता है, अगर ये कांस्टेंट रहे, अगर ये सेम रहे, तो जो इंड्यूस होने वाला ईएमएफ है उन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आएगा। मुद्दा ये है कि ज्यादा तेजी से अगर ये दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज होगा तो उतना ही ज्यादा ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगा। ज्यादा वेलोसिटी से अगर ये मान लो इसको रोक भी दे मैग्नेट को, अगर कोइल भाग रही है और बहुत तेजी से भाग रही है तो ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होना चाहिए, ठीक है। तो ये कब यूज करेंगे, व्हेन बोथ द ऑब्जेक्ट्स, कोइल और मैग्नेट दोनों सेम ही डायरेक्शन में चल। मैं फॉर्मूला लिख देता हूं तो कंप्लीट लिखता हूं, व्हेन कोइल एंड मैग्नेट्स आर इन सेम डायरेक्शन। बच्चों ये आपका काइनेमेटिक्स का बेसिक है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी v1 माइनस v2 होती है। और इसी एक्सप्रेशन को अगर मैं डायरेक्टली लिखूं, अगर ये दोनों एक दूसरे की तरफ चलने लगे, एक दूसरे की तरफ v1 और v2 से चलने लगे, तो रिलेटिव वेलोसिटी लिखी जाएगी v1 प्लस v2। मानते हैं कि नहीं मानते? ये कब यूज करेंगे, व्हेन बोथ कोइल एंड मैग्नेट्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। बात समझ गए? तो ये तो काइनेमेटिक्स का बेसिक है। हमें यहां पर समझना था कि इंड्यूस ईएमएफ है वो रिलेटिव वेलोसिटी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, और इससे हम सवाल बहुत आसानी से बहुत जल्दी से कर सकते हैं अगर वेलोसिटी की टर्म में हमको ईएमएफ पूछा है, वेलोसिटी देकर ईएमएफ पूछा है। तो ये हो गया। अब जैसा कि एक सवाल है, फटाफट साथ के साथ देख लेते हैं। दे रखा है कि एक मैग्नेट और कोइल दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है, एक 6 से और पीछे वो 2 से आ रही। तो एक तरह से यहां पर आगे कोइल 6 से भाग रही है, मैग्नेट 2 से आ रही है, तो अल्टीमेटली कोइल जो है 4 की रिलेटिव वेलोसिटी से दूर जा रही है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। और उस वक्त जो है बोल रहा है 10 मिली वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, होना चाहिए। पूछ तो ये रहा है कि अगर एक दूसरे की तरफ दोनों आने लगे, एक दूसरे की तरफ, तो कितना ईएमएफ आएगा। तो हम जानते हैं जब सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो उस केस में फॉर्मूला होता है v1 माइनस v2। जब अपोजिट चलते हैं तो फॉर्मूला होता है v1 प्लस v2। तो फर्स्ट केस में आप देखिए 6 और 2 सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हुई 4। और जब ये दो एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं बिना लिखे, सवाल इतना आसान है, बिना लिखे आप कर सकते हो। जब एक दूसरे की तरफ आ रहे होंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 6 प्लस 2 यानी 8। तो रिलेटिव वेलोसिटी 4 से हो गई है 8, तो इंड्यूस होने वाला ईएमएफ भी क्या हो जाएगा 4 से 8 यानी दोगुनी हो रही है रिलेटिव वेलोसिटी। तो इंड्यूस होने वाला ईएमएफ भी क्या हो जाना चाहिए, दोगुना, 10 मिलीवोल्ट से 20 हो जाना चाहिए। पूरा लिखकर देखें तो लिख सकते हैं 10 मिलीवोल्ट इंड्यूस हो रहा है। ये कब, जब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, यानी 6 माइनस 2। और इसको मैं कैपिटल कर देता हूं, V ईएमएफ कब इंड्यूस होगा, V ईएमएफ मान लेते हैं जब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, उस केस में हमें क्या लेना है 6 प्लस 2। तो हमें V निकालना है। आप इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 10 मिलीवोल्ट डिवाइड बाय V, और सामने 4/8 सोल्व करें यहां से। V का वैल्यू कितना आ रहा है, V का वैल्यू आएगा
20 मिलीवोल्ट। यूनिट जो चल रही थी वही की वही चलती रहेगी। 20 मिलीवोल्ट ईएमएफ इंड्यूस होगा क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी डबल हो गई। तो बच्चों यहां तक ये हो गया सवाल। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है। फ्लक्स आपको किसी भी कॉइल से लिंक दिया गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल एट द 4th सेकंड आपको पूछा है। तो बच्चों फाई आपको गिवन है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सो आपको अभी हमने 3 एक्सप्रेशन लिखे हैं, इंड्यूस ईएमएफ ई माइनस डी फाई बाई डी टी, करंट ई अपॉन आर एंड द चार्ज माइनस डेल्टा फाई बाई आर। यहाँ आपको सिर्फ ई पूछा है तो सोल्व करें इसको आप पॉज करके। चलिए तो E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी एक्सप्रेशन, मतलब हमें फ्लक्स का डिफरेंशिएशन करना है और हमें E मिल जाएगा। दिस इज द इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड ईएमएफ जो हमको किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर ईएमएफ का एक्सप्रेशन देगा। तो जैसे यहाँ पर हम फ्लक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, माइनस साइन एज इट इज रखते हुए 5t² का डिफरेंशिएशन 10t और 3t का डिफरेंशिएशन 3, 16 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ये किसी भी टाइम t पर आपका ईएमएफ है। तो यहां पर अगर आपको t इक्वल्स टू 4th सेकंड पर पूछा है तो t इक्वल्स टू 4 यहां पुट करेंगे, सो इट बिकम्स माइनस 43 वोल्ट जो है आपका ईएमएफ आ गया। अब यहां पर ये जो माइनस साइन है इसको लेकर कोई घबराने या सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माइनस साइन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इस एक्सप्रेशन में माइनस साइन जो है वो फ्लक्स में चेंज के अपोजिशन को जो है बताता है। ठीक है, तो आपका रिजल्ट यहाँ पर 43 वोल्ट आपको दिख रहा है, आप इसको आंसर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 800 टन कॉइल ऑफ इफेक्टिव एरिया 0.05 मीटर स्क्वायर इज केप्ट परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड दिस। तो बच्चों एक आपको कोइल दी है, उसका एरिया आपको दे रखा है, वो कोइल आप सर्कुलर मान सकते हैं, स्क्वायर मान सकते हैं। तो लेट्स सपोज अगर मैं उस कोइल को सर्कुलर मान लेता हूं, ये मान लेते हैं ये कोइल है और ये कोइल जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली प्लेस की गई है इस तरह से कुछ। तो आप कोइल को इस प्लेन में भी मान सकते थे, ठीक है, तो मैंने आउट ऑफ द प्लेन प्लेट के परपेंडिकुलर कंसीडर किया है। इस प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, ये ऐसा हमको सवाल में लिखा है। अब इसके बाद किया है, व्हेन द प्लेन ऑफ द कॉइल इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री अराउंड एनी ऑफ इट्स कोप्लेनर एक्सिस, यानी इस कोइल की कोप्लेनर एक्सिस कौन सी होगी, ये उसका जो डायमीटर है वो उसकी एक कोप्लेनर एक्सिस कही जा सकती है। तो इसके डायमीटर के अराउंड इसको 90 डिग्री से रोटेट कर दिया गया। तो आप देखिए बिल्कुल प्रैक्टिकली, जैसे मेरा हाथ है, दिस माय पाम इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। अब अगर मैं इसको 90 से रोटेट करता हूं तो क्या होगा, जो पाम है, जो हैंड है, वो किस में आ जाएगा, वो इस प्लेन में आ जाएगा। तो अगर इसको 90 से रोटेट किया गया तो ये इस प्लेन में आ जाएगा। किसी भी तरह से रोटेट करिए, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, कैसे भी रोटेट करिए, 90 से रोटेट करने पर प्लेन में आ गया। मैग्नेटिक फील्ड अभी भी उसी डायरेक्शन में, इसने ये नहीं कहा कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया है, लेकिन आपका जो लूप है वो प्लेन में आ गया। अब हम यहां पर देखें, इसको करने में ये बोल रहा है 0.1 सेकंड ले रहा है, तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब यहां पर इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला तो वही है, E इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी, लेकिन माइनस डी फाई बाई डी टी स्मॉल चेंज के लिए आप कह सकते हो, ठीक है, लेकिन यहां पर एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन जो है लग रहा है 0.1 सेकंड। तो इसके लिए आप इसको U भी यूज कर सकते हो, माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी व्हेन द चेंज इज इन द लार्ज ड्यूरेशन। ठीक है, तो फ्लक्स में चेंज, फाइनल फ्लक्स में से इनिशियल फ्लक्स माइनस करेंगे, डेल्टा फाई हो जाएगा और उस हिसाब से इसको सोल्व किया जाएगा। चलिए, तो यहां पर ये इनिशियल स्टेट है, इस इनिशियल स्टेट में ये फाइनल स्टेट है, इनिशियल और फाइनल स्टेट का फ्लक्स हमको लिखना। चलिए, इस स्टेट में अगर मैं आपको पूछूं फ्लक्स, तो क्योंकि लूप के परपेंडिकुलर, लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर फील्ड प्रेजेंट है, अगर मैं इस लूप का एरिया वेक्टर पूछूं तो लूप का एरिया वेक्टर लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, इसकी एक्सिस के लोग। तो यहां इस डायग्राम से हमको साफ साफ नजर आ रहा है कि यहां पर थीटा कितना है, 0, यानी फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल 0 है। तो इस स्टेट में जो फ्लक्स लिखा जाएगा फाई इनिशियल, वो लिखा जाएगा BA कोस 0, या अगर टर्न आपको दिए जैसा कि दिया है 800 टर्न है तो आप यूज करें NBA कोस 0। 0 क्यों हुआ बच्चों, समझ आ गया। हमें हमेशा फ्लक्स लिखने के लिए मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का, एरिया वेक्टर के बीच का एंगल देखना होता है। फिर उसके बाद अगर मैं फाइनली फ्लक्स देखूं तो फाइनल फ्लक्स जो आ जा रहा है यहां पर, अगर आप इस लूप के लिए एरिया वेक्टर पूछे तो इसका एरिया वेक्टर जो होगा
इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, या तो आउटवर्ड ले लो या इनवर्ड ले लो, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में बी के साथ अगर आप एंगल देखें तो एंगल यहां पर आ रहा है 90 डिग्री, और जब 90 डिग्री है, ये यूं कहें कि मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द लूप, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस एरिया को इंटरसेक्ट करते हुए नहीं जा रही, इट मींस इट मेक्स जीरो फ्लक्स। तो फाइनल फ्लक्स जीरो हो गया। इनिशियल NBA cos जीरो, NBA cos जीरो या NBA लिखा जा सकता है, जस्ट पुट इन द फॉर्मूला इज माइनस फाइनल फ्लक्स जीरो, इनिशियल फ्लक्स NBA अपॉन टाइम टेकन। टाइम टेकन आपको दिया गया है, सारी वैल्यूज यहां पुट कीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। n का वैल्यू 800 दिया गया है, b आपको 5 10 टू द पावर -5 दिया है, एरिया आपको इफेक्टिव एरिया 0.05, ऑल आर इन SI यूनिट्स, टाइम 0.1 दी है। ये सारी वैल्यू आप पुट करें, सोल्व करें, देखो आई थिंक ये 0.02 वोल्ट आपका आंसर आ जाना चाहिए। नॉर्मल सी कैलकुलेशन है बच्चों, कर सकते हैं आप। तो ये सवाल 2019 नीट 2019 में पूछा गया। अब देखिए सवाल बिल्कुल वही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से कर सकते हैं आप। चलिए अगला सवाल देखें, एक अच्छा क्वेश्चन है, नीट 2017 का क्वेश्चन है, एक अच्छा सवाल है। चलिए सवाल देखते हैं क्या है। एक लॉन्ग सोलेनोइड ऑफ डायमीटर, सोलेनोइड है, उसका डायमीटर आपको दिया है, यहाँ साइड में मैं आपका इसका डायग्राम बना रहा हूं। ये सोलेनोइड एक सिलेंड्रिकल शेप है जिसके ऊपर आपका वायर वाइंड किया जाता है। इस सोलेनोइड का डायमीटर आपको दिया गया, देखते हैं जरूरत पड़े या ना पड़े। हैज 2 × 10⁴ टर्न्स पर मीटर, ठीक है। ये जो इंफॉर्मेशन है बच्चों, ये क्या है, इसका स्मॉल n। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनोइड इज म्यू नॉट स्मॉल n I, जहां पर स्मॉल n होती है उसकी टर्न डेंसिटी, जो आपको डायरेक्टली दिया गया है सवाल में। एट द सेंटर ऑफ द सोलेनोइड इज कॉइल ऑफ 100 टर्न्स, एक कॉइल है 100 टर्न की और रेडियस इसका 0.01 मीटर है, is placed with its axis coinciding with the solenoid axis। ये ओरिएंटेशन समझना है इस सवाल में। इसने बोला जो कोइल आपके सोलेनोइड के सेंटर पर रखी गई है, इस कोइल का एक्सिस और सोलेनोइड का एक्सिस, दोनों का एक्सिस क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके की स्टेट हुई। अब इसने बोला कि द करंट इन द सोलेनोइड रिड्यूसेस एट अ कांस्टेंट रेट टू 0 फ्रॉम 4 एम्पियर, यानी सोलेनोइड का करंट 4 से 0 कर दिया जाता है, कितने समय में, 0.05 सेकंड में। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड का बन रहा है बी, जब 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तब कुछ फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा सोलेनोइड, और जब 0 एम्पियर करंट कर दिया तो फील्ड क्या हो जाएगा, 0। यानी फिर से वही बात, इस कोइल से पास होने वाला फील्ड जो कि सोलेनोइड की वजह से मिल रहा है, वो टाइम के साथ चेंज होगा। तो इस कोइल में क्या होना चाहिए, इस कोइल में फ्लक्स चेंज की वजह से एक EMF इंड्यूस होना चाहिए, करंट होना चाहिए, चार्ज फ्लो होना चाहिए। हमें यहां पर चार्ज पूछा है। बस अब ध्यान से कुछ बातें लिखते हुए, यहां पर ये एरिया किसका है, कोइल का एरिया। बी किसका लेना है हमें, बी सोलेनोइड की वजह से लेना है। चलिए तो फॉर्मूला चार्ज इंड्यूस, चार्ज का जो फॉर्मूला होता है -ΔΦ/r होता है। इसको अगर मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं, ΔΦ मतलब फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल, लेकिन माइनस साइन की वजह से फाई इनिशियल माइनस फाई फाइनल यूज किया जा सकता है इस माइनस की वजह से। अब अगर मैं इनिशियल फ्लक्स देखूं, इनिशियल करंट कितना फ्लो हो रहा है इसमें, 4 एम्पियर से 0 किया है, यानी इनिशियल करंट है तो इनिशियल कुछ फील्ड होगा, इनिशियल कुछ फ्लक्स होगा। इनिशियल फ्लक्स कुछ है, लेकिन फाइनल फ्लक्स बच्चों क्या हो जाएगा, 0। ये मैं डायरेक्टली सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखकर चल रहा हूं शुरू से। क्यों, क्योंकि मुझे पता है फाइनल फ्लक्स इसमें 0 हो रहा है, क्योंकि फाइनली सोलेनोइड का फील्ड 0 हो जा रहा है इसमें। तो हमें केवल ये एक्सप्रेशन यूज करना है और आंसर आएगा फाई इनिशियल बाय रेजिस्टेंस ऑफ द कोइल। जिस कोइल में से आपको चार्ज फ्लो निकालना है उसका रेजिस्टेंस जो आपको कहीं ना कहीं दिया जरूर होगा। यहां पर टोटल चार्ज थ्रू द कोइल ड्यूरिंग दिस टाइम, कोइल का रेजिस्टेंस ये रखा 10 π² Ω। ठीक है, चलिए सारी वैल्यू पुट कर देते हैं जल्दी से। फाई इनिशियल में आपकी कोइल, कोइल के टर्न्स दिए हैं आपको, थोड़ा क्वेश्चन की लेंथ ज्यादा है, यस 100। कोइल के टर्न्स आपके n, फील्ड किसकी वजह से, सोलेनोइड की फील्ड वजह से, और एरिया किसका फ्लक्स लिख रहे हैं, किसमें से फ्लक्स लिख रहे हैं, कोइल में से, तो एरिया भी किसका लेंगे, कोइल का।
बस फील्ड यहां पर सोलेनोइड का लेना है, क्योंकि फील्ड दे कौन रहा है कोइल को, सोलेनोइड दे रहा है अपॉन आर ऑफ द कोइल। तो ये सबस्क्रिप्ट मैंने लिखे हैं, बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। टर्न कॉइल के कितने दे रखे हैं आपको, 100। बी ऑफ द सोलेनोइड, अब सोलेनोइड का फील्ड डायरेक्ट तो दिया नहीं है, हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। अभी भी बोला था मैंने, फॉर्मूला होता है सोलेनोइड का जो फील्ड होता है वो होता है म्यू नोट एन आई, म्यू नोट स्मॉल एन आई। यहां पर म्यू नोट की वैल्यू होती है 4 पाई 10 टू द पावर -7, स्मॉल एन टर्न डेंसिटी जो आपको दे रखी है 2 इंटू 10 टू द पावर 4। आपका करंट आपको दे रखा है, करंट 4 एम्पियर से 0 हो रहा है, फाइनल इनिशियल करंट 4 था, ये आपका बी हो गया। उसके साथ एरिया ऑफ द कोइल आपको दे रखा है, कोइल का एरिया, कोइल की रेडियस आपको दे रखी है 0.01, कोइल की रेडियस 0.01 है, तो इसलिए कोइल का एरिया होगा पाई इंटू रेडियस 10 टू द पावर -2 है, इसका मैं स्क्वायर कर रहा हूं, मेरे पास थोड़ा स्पेस की कमी है, -2 का स्क्वायर, 0.01 का स्क्वायर, जिसको मैंने 10 की पावर -2 लिख लिया। रेजिस्टेंस ऑफ द कोइल इज 10 पाई। ये सारे डेटा है बच्चों, आप ढंग से डेटा पुट करें, कैलकुलेशन कोई मुश्किल नहीं है। 2 पाई आपके पास ऊपर आ गए, दोनों पाई यहां पर नीचे कैंसिल हो जाए, और सारे कैलकुलेशन करने के बाद आपको कोई ज्यादा लंबी कैलकुलेशन नहीं है, 32 माइक्रोकुलाम का चार्ज आपको मिलेगा। बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, बड़े आराम से की जा सकती है। टाइम सेव करने के लिए मैं थोड़ा इसको स्किप कर रहा हूं। 32 माइक्रोकुलाम जो है इसका चार्ज फ्लो आएगा। तो क्वेश्चन में आपको समझना था कि फील्ड कौन दे रहा है, फ्लक्स में चेंज हो रहा है, और कोइल का ओरिएंटेशन कैसा है, कोइल को कैसे रखा गया, ये सारी चीजें लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही आप समझ सकते हैं। अच्छा सवाल है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक और अच्छा क्वेश्चन दे रखा है आपका AIPMT 2010। इसी तरह का एक सवाल और कंसेक्यूटिव ईयर्स में पूछा गया, हमने एक क्वेश्चन ले लिया है बच्चों। AIPMT 2010 में लिया है, एक कंडक्टिंग सर्कुलर लूप, आपको मैग्नेटिक फील्ड 0.025 विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द लूप, यानी एक सर्कुलर लूप है और ये सर्कुलर लूप किसी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लूप के परपेंडिकुलर है। अब आप कहोगे सर कभी तो आप लूप को प्लेन में ले लेते हैं, कभी लूप को प्लेन के परपेंडिकुलर ले लेते हैं। देखिए कैसे भी लिया जाए, लेकिन जो क्वेश्चन की कंडीशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। लूप के परपेंडिकुलर फील्ड है तो लूप के परपेंडिकुलर ही होना चाहिए। क्या यहां पर मेरा फील्ड लूप के परपेंडिकुलर है तो बस। इसके बाद इस केस में क्या इसमें बहुत अच्छा खासा फ्लक्स बन रहा है? यस, दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स। सारा का सारा फील्ड जो है इस लूप के परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है, ये मैक्सिमम फ्लक्स का कंडीशन। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं इस लूप का एरिया वेक्टर देखूं तो लूप का एरिया वेक्टर भी किधर कंसीडर कर लेंगे? लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, बी भी परपेंडिकुलर है, तो इस केस में जो फ्लक्स होगा वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि हम जानते हैं थीटा यहां पर कितना होने वाला है? 0। फ्लक्स होगा कितना? फ्लक्स होगा BA cos 0 दैट इज 1। ठीक है, तो इस केस में अब आपको बोला है कि अगर रेडियस ऑफ द लूप स्टार्ट्स टू श्रंक, मतलब सिकुड़ने लगती है, इस लूप की रेडियस कम हो रही है विद अ कांस्टेंट रेट 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो समझने वाली बात यह है, ये 1 मिलीमीटर पर सेकेंड क्या है? ये है रेडियस के श्रंक होने की रेट। तो रेडियस किस रेट से श्रंक हो रही है, यानी ये आपको डेटा गिवन है, दिस इज dr/dt। मैं रेडियस को कैपिटल R से जनरली लिखा करता हूं, तो dr/dt ले लेता हूं। डी कैपिटल R, कई बार स्मॉल r इसलिए लेना पड़ जाता है क्योंकि हमें चार्ज पूछा होता है और चार्ज के फॉर्मूला में रेडियस रेजिस्टेंस आता है, और रेजिस्टेंस को कैपिटल R से लिखना पड़ता है। सो यहां पर मैं कैपिटल R ही ले लेता हूं फॉर द रेडियस। dr/dt आपको दिया गया है। फिर आपको पूछा है इंड्यूस EMF बताइए कब? जब रेडियस उसकी 2 सेंटीमीटर हो। चलिए, तो हमें तो हमारे बेसिक से चलना है, हमें बेसिक से EMF का जो फॉर्मूला है वो मालूम है, -d∅dt होता है। अब इसमें फॉर्मूला मेकिंग करेंगे। फ्लक्स आपको क्वेश्चन में ये क्लियर है कि क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लूप के परपेंडिकुलर है तो फ्लक्स है वो मैक्सिमम फ्लक्स होगा, दैट इज BA। और अब यहां पर क्योंकि क्या यहां पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है? नहीं, इसने क्लियर बोला है इज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.025 टेस्ला। इस डेटा को देखकर समझ आइए कि B चेंज नहीं हो रहा है, B कांस्टेंट है, B बदल नहीं रहा है। बदल क्या आ रहा है?
रेडियस ऑफ द लूप इज श्रिंकिंग, यानी एरिया यहां पर चेंज हो रहा है। तो यहां पर जो चीज बदल रही है उसको रखेंगे, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालेंगे। बी बाहर चला गया, अंदर है एरिया, एरिया को वैल्यू, एरिया का फॉर्मूला, सर्कुलर लूप है उसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, पाई इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो यहां पर पाई फिर से बाहर चला गया, अंदर बचा आर स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यहां कैसे किया जाए। तो चलिए, मुझे क्योंकि पता है आर स्क्वायर का मुझे डिफरेंशिएशन करना है, आर वेरी कर रहा है, तो एक तरीका आपको बताता हूं बच्चों, ऊपर नीचे यहां पर आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि आपको आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है वो आर के रिस्पेक्ट में ही होगा। ठीक है, तो आप देखिए यहां पर आपको ये जो टर्म है डी आर स्क्वायर बटा डी आर, यानी आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2r। मैं सारा टर्म दोबारा लिख रहा हूं, पाई बी, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आर के रिस्पेक्ट में 2r, और साथ में बचा क्या रह गया, बचा रह गया dr by dt। दिस इज योर एक्सप्रेशन, दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन टू फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दिस पर्टिकुलर केस ओनली। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। तो यहां पर आप बाकी सारी वैल्यूज अब आपको सवाल में दी गई है, रेडियस गिवन है, फील्ड गिवन है, और dr by dt जैसा पहले बता चुका हूं, रेडियस के श्रंक होने की रेट, यानी पर सेकंड रेडियस कितनी श्रंक हो रही है, 1 मिलीमीटर पर सेकंड, वो यहां पुट करिए। चलिए, तो पाई मैग्नेटिक फील्ड B 0.025 टेस्ला दिया हुआ है, इंटू 2 इंटू रेडियस, किस रेडियस पर पूछा है, 2 सेंटीमीटर, यानी 0.02, और dr by dt वो दिया है 1 मिलीमीटर पर सेकंड। ध्यान रहे, यूनिट का ध्यान रखेंगे, 1 मिलीमीटर पर सेकंड यानी 10⁻³ मीटर पर सेकंड। सारी चीजें आप मल्टीप्लाई करें, बहुत आसान से डेटा है, मुश्किल नहीं है कोई इसमें खास कुछ। सोल्व करने पर आपको पाई माइक्रो वोल्ट मिलेगा। ये सारी चीजें मल्टीप्लाई होने के बाद 10⁻⁻6 बचेगा केवल, तो पाई माइक्रो वोल्ट। अब बात आती है माइनस साइन की, तो एक छोटा सा करेक्शन मैं यहां कर देता हूं, वो ये कि dr by dt, यहां पर आपको सवाल में दिया कि रेडियस श्रंक हो रही है, तो रेडियस श्रंक हो रही है तो आप dr by dt का जो वैल्यू है वो क्या यूज करेंगे, +1 मिलीमीटर पर सेकंड नहीं, -1 मिलीमीटर पर सेकंड यूज करेंगे। तो यहां आप माइनस लगा सकते हैं, हालांकि उससे इस सवाल के आंसर में कुछ ऐसा चेंज नहीं आएगा, न्यूमेरिक वैल्यू वही आएगी, बट फिर भी हम बिल्कुल करेक्ट करें, माइनस माइनस प्लस हो गया और आंसर इज पाई माइक्रोवोल्ट। तो एक बहुत अच्छा सवाल है, 2 बार कंसेक्यूटिव ये रिपीट हुआ है सवाल, तो एक बार हमने इसको कर लिया। चलिए, इसके बाद अगला एक सवाल है जो ये करना जरूरी होता है, इस तरह का सवाल भी एक बार आया हुआ है पेपर में। तो ड्रॉ ईटी कर्व ऑफ द गिवन फाइटी कर्व। तो मुद्दा यहां पर यह है कि हमें फ्लक्स टाइम कर्व दिया हुआ है और हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसका कोरस्पोंडिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ का टाइम के साथ कर्व बताना है। उसके लिए हम पहले समझे कि वो बनेगा कैसे, ये कर्व वाला क्या समस्या है, कर्व वाले में कैसे क्वेश्चन को किया जाएगा। तो हम जानते हैं E इज माइनस d∅/dt, ये एक फॉर्मूला हमको मालूम है, पर हमें हमारी फिजिक्स से ये पता होना चाहिए कि d∅/dt बेसिकली होता क्या है। d∅/dt डिनोट करता है स्लोप ऑफ फाई टी कर्व, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर एक एक्सप्रेशन आपका बनता है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट अच्छा सा फॉर्मूला बन रहा है कि आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ बनाना है अगर फ्लक्स टाइम कर्व से, तो आप उसका स्लोप निकालते जाइए और स्लोप का माइनस लेते जाइए, स्लोप में आगे माइनस और लगाते जाइए, आपका ईटी कर्व बन जाएगा। चलिए, तो देखते हैं यहां पर हमारे पास फाइटी कर्व दिया है और हमारे पास यहां देखें पूरे कर्व में टोटल जो है 3 स्ट्रेट लाइंस आपको नजर आ रही होंगी, ठीक है। और इन 3 स्ट्रेट लाइंस में अगर हम बात करें, तीनों लाइंस का कुछ अलग अलग स्लोप होगा, उन स्लोप्स के कोरस्पोंडिंग, बिल्कुल इसी के कोरस्पोंडिंग, इसके बिल्कुल ठीक नीचे हम ईटी कर्व बना रहे हैं, ठीक है। तो ईटी कर्व t1 टाइम तक बात करें, फिर t2 तक, फिर t3 तक। तो 0 से t1 टाइम तक लाइन 1 आप जो देख रहे हैं, इस लाइन 1 का स्लोप आपको पता होना चाहिए, स्लोप निकालना आना चाहिए, बेसिक मैथमेटिक्स। इस लाइन का जो एंगल है प्लस एक्स एक्सिस के साथ, वो है एक्यूट एंगल। सो लाइन 1 का जो स्लोप m1 जो आएगा वो आना चाहिए पॉजिटिव, बिकॉज लाइन इज मेकिंग एक्यूट एंगल विद प्लस एक्स एक्सिस। यहां पर इसका स्लोप तो पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब स्लोप अगर पॉजिटिव है तो ईएमएफ क्या आएगा, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ईएमएफ जो होता है माइनस ऑफ स्लोप होता है।
तो इस ड्यूरेशन का जो ग्राफ होगा वो माइनस आएगा, लेकिन कहाँ है, माइनस आएगा, यानी स्केल के, टाइम स्केल के नीचे आएगा, बट कांस्टेंट आएगा, क्योंकि इस पूरी लाइन का स्लोप क्या है, कांस्टेंट। एक एग्जांपल ले ले, मान लो ये वाला θ1 एंगल 60 डिग्री आपको दे दिया जाए, तो इस लाइन का अगर मान लो ये θ1 60 है, तो इस लाइन का जो स्लोप हो जाएगा वो हो जाएगा 1060, और 1060 मतलब √3 हो गया, तो ईएमएफ कितना आ गया फर्स्ट सेक्शन में, -√3 वोल्ट। तो -√3 यानी कांस्टेंट वैल्यू है लेकिन नेगेटिव, ठीक है। ऐसे सेकंड लाइन की बात करें तो सेकंड लाइन जो है, दिस लाइन इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इसका स्लोप 0 होगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कितना होगा, 0, यानी कोरोस्पोंडिंग ग्राफ भी क्या आएगा, 0। ऐसे ग्राफ बनाते जाइए। थर्ड लाइन आप देख रहे हैं कि थर्ड लाइन इज मेकिंग ऑब्ट्यूज एंगल फ्रॉम द प्लस एक्स एक्सिस, यानी इस थर्ड लाइन का जो स्लोप आएगा वो नेगेटिव आएगा, स्लोप नेगेटिव आएगा तो ईएमएफ क्या आएगा, पॉजिटिव, लेकिन कांस्टेंट। तो यहां पर इसका ग्राफ बनना चाहिए ऊपर। तो इस तरह से इसका कोरोस्पोंडिंग ईटी कर्व आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आपको जरूर करना आना चाहिए। चलिए एक सवाल और है आपके सामने, इसको पोज करके आप ट्राई करें। चलिए, एक कोइल दी गई है आपको NAR, तो ये कुछ अंडरस्टूड डेटा दिए हैं, N उसके टर्न है, A उसका एरिया और R उसका रेजिस्टेंस है। इज प्लेस्ड इन अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, और T टाइम में उसको 180 से टर्न किया गया बाय 180 डिग्री, देन फाइंड द एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ, करंट एंड चार्ज। ठीक है, तो यहां पर कोइल मैं बनाता हूं बच्चों, फिर देखते हैं हम। ये कोइल मैंने ले ली, ठीक है। अब क्योंकि 180 डिग्री से घुमाना है, ठीक है, तो कोइल आप इस तरह से बना सकते हैं, और चाहें तो अगर आप इसको यूं नहीं प्लेन में रखना चाहते हैं तो प्लेन में भी रख सकते हैं। जैसे मैं प्लेन में रख लेता हूं, ये मान लो मेरी कोइल, ठीक है। और लेकिन पहली कंडीशन है कि कोइल क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। ये कोइल के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है। ये लो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया, क्या लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर है, यस। अगर इसका एरिया वेक्टर देखें तो इसका एरिया वेक्टर लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड लिया जा सकता है, ठीक है। दोनों बातें सही है, ये केस है। और आपको ये बोला गया है कि इसको 180 डिग्री से रोटेट कर दो। अब किसके अबाउट रोटेट कर दो, ये थोड़ा मिसिंग डेटा है, मैं बता देता हूं। इस सर्कुलर लूप की कोई भी एक एक्सिस, यानी ये डायमीटर के अबाउट इसको 180 से रोटेट कर दिया गया। अब देखिए, ये मेरा जैसे हाथ है, तो हाथ में ये जो व्हाइट जो पोर्शन है, इस ऐसे रखी हुई कोइल थी, और इसको 180, ये घुमा 90, ये घुमा 180, तो एक तरह से इसका जो पीछे वाला फेस है वो आगे आ जाएगा। अब बच्चों एक छोटी सी बात मैं आपको पहले बता दूं, इस लूप का एरिया वेक्टर आपने बाहर कंसीडर किया हुआ है। ये जैसे मेरा हाथ देखिए, इस तरह से इसका एरिया वेक्टर यूं आउटवर्ड्स आपने कंसीडर कर लिया है पहले से। अब आप जब इसको 90 देन 180 इस तरह से रोटेट करेंगे, तो इस केस में फाइनल स्टेट में इसका एरिया वेक्टर बाहर से कहां चला जाएगा, बाहर से कहां चला जाएगा, अंदर चला गया। लेकिन क्या मैग्नेटिक फील्ड को हमने बदला, नहीं, मैग्नेटिक फील्ड पहले भी आउटवर्ड्स था, अभी भी आउटवर्ड्स, ठीक है। तो यहां समझना यह है कि एरिया वेक्टर जरूर किसी भी एरिया के परपेंडिकुलर होता है, लेकिन उसको एक बार आप फिक्स कर दें तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में उसको फिक्स रखकर चलेंगे। ये केस था, ये एरिया था, इसको 90 फिर 180 जब घुमाएंगे तो एरिया वेक्टर जो है अपनी डायरेक्शन बदल लेगा, इनवर्ड हो जाएगा आउटवर्ड की जगह। यहां पर अगर इनिशियल फ्लक्स देखें तो वो लिखा जाएगा BA cos 0, और फाइनल फ्लक्स लिखा जाए तो फाइनल फ्लक्स क्या हो जाएगा फिर, BA cos 180। क्यों, क्योंकि B है आउट और A है इन, तो ये cos 180 जानते होंगे कितना है, cos 180 होता है -1 -B। और आपको पूछा फाइंड द इंड्यूस्ड EMF, एवरेज इंड्यूस EMF, T समय में ये रोटेशन किया गया है, तो EMF का फॉर्मूला आता है -ΔΦ/ΔT, यूज कर सकते हैं फॉर द लार्ज ड्यूरेशन चेंज। -ΔΦ मतलब फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल, फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल अपॉन टाइम, वैल्यूज पुट कर देते हैं। फाइनल फ्लक्स है -BA माइनस इनिशियल फ्लक्स है BA अपॉन टाइम।
बिल्कुल सही लिखा है, देख लीजिए -2ba बाहर का माइनस, सो आंसर आ जाएगा +2ba/t। ये आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया बच्चों। अब सोचिए ई आ गया तो करंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, E/R करेंगे, यानी 2ba/t और R का नीचे और डिवीजन हो गया। सो R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द लूप, तो आपका ये करंट हो गया। इसी तरह से चार्ज पूछा गया तो चार्ज के लिए भी फॉर्मूला मालूम है, -ΔΦ/R, -ΔΦ जो है वो 2ba है और रेजिस्टेंस तो R के बराबर है ही। तो इस तरह से आपका इंड्यूस चार्ज भी आ गया। तो सवाल समझिए, अच्छा सवाल है। जो भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं वो सारे अच्छे कैटेगरी के सवाल हैं, कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने वाले, जो जनरली प्रॉब्लम्स आती है बच्चों को, उन्हीं को मैंने यहाँ लिया है। कोई बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल छोटे मोटे जो सवाल थे वो भी कुछ कुछ लेकर के क्लियर कर रहे हैं, लेकिन जिनमें जनरली दिक्कत आ जाती है वो सारे जरूर लिए।